क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो क्या कह रहे हैं इसमें। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है 7 मीटर, और उसके टॉप से कुछ हो रहा है क्या। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। तो भाई कुछ इस तरीके से इन्होंने दिया हुआ है कि एक बिल्डिंग है, तो इन्होंने मान लिया कि ये क्या है, हमारी बिल्डिंग हो गई। हाइट कितनी है इसकी 7 मीटर। तो ये ए बी बिल्डिंग हो गई, ये क्या होगा ग्राउंड। तो बिल्डिंग और ग्राउंड में एंगल क्या बन रहा होगा 90 डिग्री। स्ट्रेट खड़ी होगी बिल्डिंग ग्राउंड के ऊपर। और यहाँ पे क्या है टावर है। टावर बड़ा क्यों मैंने बनाया, क्योंकि यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहे हैं वो। एलिवेशन की बात करने का मतलब क्या है कि वो जो वहां पे पर्सन होगा इस तरीके से देख रहा होगा, ठीक है, ऊपर की साइड में। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है। पढ़ो फर्स्ट वाली लाइन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। ये केबल टावर है, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से बना रहा है ये, ठीक है। यहाँ पे कोई पर्सन होगा बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हुआ है, और किसको देख रहा है, इस केबल टावर के टॉप को देख रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री। ये हमने पढ़ा हुआ है कि भाई जो एंगल बनता है वो हमेशा किससे बनता है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट मतलब जिस एंगल में वो देख रहा होता है, जिस तरफ वो देख रहा होता है, तो ये इसकी लाइन ऑफ साइट है। तो ये क्या हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना 60 डिग्री। फिर आगे क्या दिया उन्होंने, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, ठीक है, ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। और एंगल ऑफ डिप्रेशन उसके फुट पे, यानी कि केबल टावर पे जो यहां से बन रहा है वो कितना है 45 डिग्री। तो देखो इस तरीके से पर्सन इसको भी देख रहा है। तो यहाँ पे जो पर्सन है वो केबल टावर के टॉप को भी देख रहा है, तो ये हो गया उसके लिए एंगल ऑफ एलिवेशन। और वो इसके केबल टावर के फुट को भी देख रहा है, तो ये हो गया उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो ये मैं बोल देता हूँ भाई, ये क्या है, ये टावर हो गया। इसको ले लेते हैं पी क्यू। इसको यहाँ पे कुछ लिख देते हैं एम मान लिया हमने। अब ये बताओ एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ पे बनेगा। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ तुम्हें 1 2। एंगल 1 के प्लेस पे या 2 पे। सर 2 पे। सर 2। 2 पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने बात करी थी, देखो एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है, ठीक है, वो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन से, और ये क्या हो गया लाइन ऑफ साइट। कोई पर्सन है यहाँ पे उसकी आई है, ठीक है, यहाँ पे उसकी क्या है आई। ये क्या हो गया उससे हॉरिजॉन्टल, और ये उसका लाइन ऑफ साइट है। यहाँ पे क्या था, बर्ड था, तो बर्ड को देख रहा है। तो बर्ड को देख के ऐसे रहा है वो इस लाइन में, तो ये लाइन ऑफ साइट हो गया। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, तो ये क्या होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, क्योंकि ऊपर देख रहा है। इसी तरीके से अगर कोई पर्सन यहाँ पे कहीं बिल्डिंग पे बैठा हुआ है ऊपर, और वो नीचे देख रहा है, मानो यहाँ पे कोई कार है और वो उसको देख रहा है अपने घर की छत से, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा वो बच्चे गलती से यहाँ पे मत बना देना, ये हो जाएगा गलत, ठीक है। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये क्या हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, और ये लाइन ऑफ साइट, क्योंकि कार को वो कुछ इस लाइन में देख रहा है, ठीक है, इसके बीच में बनेगा, यानी कि ये बनेगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना है, चाहे एंगल ऑफ एलिवेशन हो या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, और दूसरा क्या होगा लाइन ऑफ साइट, ठीक है, लाइन ऑफ साइट। इन्हीं के बीच में बनता है ये एंगल। तो बिल्कुल ठीक है जैसे तुमने बनाया, क्योंकि ये तो वर्टिकल हो जाता, ये लाइन ऑफ साइट है, तो लाइन ऑफ साइट क्या होना चाहिए हॉरिजॉन्टल, तो एंगल हो जाएगा हमारा यहाँ पे कितना दिया उन्होंने 45 डिग्री। 45 डिग्री। अब मैं यहाँ पे देखो लिख रहा हूं, लेट ए बी अ बिल्डिंग ऑफ हाइट 7 मीटर। क्योंकि हमने खुद ही ये डायग्राम बनाया है तो हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा यहाँ पे हम किसको क्या डिनोट कर रहे हैं। तो लेट ए बी अ बिल्डिंग ऑफ हाइट 7 मीटर एंड पी क्यू बी अ केबल टावर। और ये क्या हो जाएगा केबल टावर हो जाएगा।
ये भी यहाँ पे क्या होगा 90 होगा, ये भी 90। तो हमेशा इसमें जो फिगर बन रही होती हैं, ठीक है, वो क्या बन रही होती हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल। तो एक क्या है यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ ए एम क्यू बी, ए एम क्यू बी एक रेक्टेंगल है, ठीक है। क्योंकि हम मान के चल रहे हैं अगर ग्राउंड है तो ग्राउंड पे जो भी टावर होगा या फिर जो हाउस होगा, ठीक है, वो कैसे खड़ा होगा, 90 डिग्री में, ठीक है। लीनिंग टावर ऑफ पीसा तो है नहीं कि टेढ़ा खड़ा होगा। तो ये भी 90, ये भी 90, ठीक है। यहाँ पे भी हर जगह 90 90, तो ये क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। तो अगर ये 7 है तो मुझे बता सकते हो एम क्यू कितना होगा। सर 7। ये भी 7 होगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 7 मीटर। क्लियर है। निकालना क्या है, निकालना है हमें हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर में ये तो मुझे एक पार्ट तो टावर का पता चल गया, एम से क्यू तक कितना है, 7। बस मुझे किसी तरीके से ये पता चल जाए, पी एम, क्या पता चल जाए, पीएम। तो मैं क्या करूंगा, पीएम में 7 ऐड करूंगा और आंसर आ जाएगा मेरा हाइट ऑफ टावर कितना है। क्लियर हुआ। अब करना क्या है, हमने बात करी थी कि हाइट एंड डिस्टेंस में हम क्या करते हैं इस चैप्टर में, अगर मुझे ये फाइंड करना है तो मेरे पास क्या होना चाहिए, या तो हाइपोटेन्यूज हो या फिर बेस हो, यानी कि एक साइड मुझे पता होनी चाहिए हमेशा। अगर मुझे एक साइड पता है और उस ट्रायंगल में एक एंगल पता है तो मैं क्या कर सकता हूँ, कोई भी साइड बाकी निकाल सकता हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ मुझे ए एम मिल जाए किसी तरीके से, क्या मिल जाए, ए एम। तो जितना ए एम होगा वो किसके इक्वल होगा, ए एम बी क्यू के इक्वल होगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बी क्यू इज इक्वल्स टू ए एम इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। मैंने मान लिया कि ये कितना है, एक्स है। अब तुम कहोगे इसको ले तो लिया हमने, लेकिन यहाँ पे तो कोई एंगल ही नहीं है इस ट्रायंगल में। तो इस ट्रायंगल में एंगल है, देखो ये यहाँ पे देख रहे हो, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगी, ये क्या हो जाएगा इसका, ट्रांसवर्सल। तो जितना ये एंगल है उतना ये होगा बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये भी कितना हो गया, 45 डिग्री। क्लियर है, कितना हो गया, 45 डिग्री। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एंगल बी क्यू ए, ठीक है, बी क्यू ए इज इक्वल्स टू एंगल एम ए क्यू। रीजन क्या होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या है ये दोनों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल बी क्यू ए इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री। तो ये कितना बन गया, 45 डिग्री आ गया। अब इस ट्राइंगल में लगाते हैं हम, ठीक है, एंगल 45 वगैरह देखें कितना आ जाएगा। तो इन राइट ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है ये, इन राइट ट्राइंगल ए बी क्यू। कौन सा ट्राइंगल है, ए बी क्यू। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, देखो अभी बात करी थी, मेरे पास एक साइड मिल जाए तो मैं कोई भी साइड फाइंड कर सकता हूँ। तो इस ट्राइंगल में 3 साइड है, 3 में से मुझे ये वाली साइड पता है जो कि क्या है, एंगल के सामने यानी कि परपेंडिकुलर। तो मुझे बेस चाहिए, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ एक्स की वैल्यू पता चल जाए। तो ऐसा टिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आते हैं तो वो है 10। तो यहाँ मैंने लिख दिया भाई टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और बात कर रहे हैं हम ए बी क्यू ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है, ए बी, और बेस कितना हो जाएगा, बी क्यू। थीटा कितना है, थीटा मतलब एंगल, तो 10 45 डिग्री। कितना है, 10 45 डिग्री। 10 45 की वैल्यू होती है 1। ए बी कितना है, 7, और बी क्यू एक्स। एक्स को उधर भेज दो तो एक्स इज इक्वल्स टू 7 मीटर। ये मैंने तुम्हें कल भी बताया था, जिस ट्राइंगल में 45 डिग्री है उसमें परपेंडिकुलर और बेस हमेशा सेम निकल के आएगा। तो आंसर निकालने से पहले हमें ये पता भी था, अगर हम थोड़ा सोच लेते कि यहाँ 45 है तो कितना बेस, जितना है, जितना परपेंडिकुलर होगा उतना ही बेस होगा। तो अगर ये 7 है तो ये भी 7, मानो ये 10 है तो फिर ये भी 10 होगा, ये 100 है तो ये भी 100 होगा। तो दोनों की वैल्यू इक्वली आती है। तो इसमें हमने निकाल लिया, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 7। जल्दी से लिखो यहाँ पर। अब ये 7 आ गया तो फिर ए एम बी 7 ही है। तो मैं क्या लिख दूंगा, देयर फोर बी क्यू इज इक्वल्स टू ए एम इज इक्वल्स टू 7 मीटर, ठीक है। तो ये भी कितना आ गया, 7 आ गया। तो ये भी 90 डिग्री बना रहा होगा यहाँ पे, इन राइट ट्राइंगल। ये वाला राइट ट्राइंगल ले रहे हैं पी एम ए। टेन थीटा ही लगेगा यहाँ पे भी, क्यों, क्योंकि बेस है मेरे पास
और परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर बेस किस में आते हैं, टेन में या फिर कोट में। तो तुम्हारी मर्जी है, तुम कोट भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे टेन थीटा ले लिया। क्या होता है वो, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है यहाँ पे पी एम, क्या है पी एम, और बेस क्या है ए एम। थीटा के प्लेस पे क्या आएगा, 60 डिग्री। तो टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू पी एम, तो हमें फाइंड ही करना है, नहीं पता कितना है, ए एम पता है कितना है 7। टेन 60 की वैल्यू है √3 पी एम अपॉन 7। ठीक है, अब मैं इधर लिख रहा हूँ, यहाँ पे स्पेस है थोड़ा सा। तो पीएम कितना आ जाएगा, पीएम इज इक्वल्स टू 7√3 मीटर। पीएम की वैल्यू आ जाएगी, इधर मल्टीप्लाई में भेजोगे √3 से, तो 7 मल्टीप्लाई बाय √3, तो 7√3 मीटर हो जाएगा। तो देखो लास्ट में लिख लेना, हाइट ऑफ टावर। तो क्या है टावर की हाइट, तो ये है पी क्यू, तो तुमने लिख दिया पी क्यू। अच्छा, अभी जो पी क्यू है, दो इससे मिलके बना है पी एम प्लस एम क्यू से। पी एम की वैल्यू 7√3 और एम क्यू की वैल्यू 7। दोनों से 7 कॉमन आ जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ 7 ब्रैकेट में √3 + 1। ठीक है, √3 + 1। लास्ट में तुम आंसर चेक करोगे, अगर अपनी बुक में एनसीईआरटी में, तो यहीं तक आंसर दे रखा होगा। अगर तुम्हें इससे आगे लिखना है तो √3 की वैल्यू पुट कर देना, कितनी होती है 1.732 प्लस में ये 1। तो 7 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 2.732। समझ रहे हो, ये हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करा देते हैं, देखो तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 19.124। इसको तुम क्या लिख सकते हो, सिंपल ये लिख दो चाहे, 19.12 मीटर, 19.12 मीटर। लास्ट में लिख देना देयरफॉर या फिर हेंस हाइट ऑफ द टावर इज 19.12 मीटर। लिख लिया है? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहे हैं, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। ठीक है, एक लाइट हाउस है जो कि 75 मीटर हाई है सी लेवल से। ठीक है, तो यहाँ पे ये लाइट हाउस हो गया, कितना है ये 75 मीटर इसकी हाइट हो गई। सी लेवल क्यों दिया उन्होंने, देखो इस चीज को भी समझना, क्योंकि मोस्टली क्या होता है यहाँ पे, अगर तुम्हारी सी है इस जगह पे, तो ये वाला पोर्शन तुम्हें उठा हुआ मिलेगा। क्लियर है, तो यानी कि सी लेवल से इसकी पहले ही कुछ हाइट होती, तो उन्होंने इस चीज को साफ साफ मना दे दिया। उन्होंने कहा जो लाइट हाउस लगा हुआ है ना, वो सी लेवल पे ही है, मतलब सीधा यहाँ तक सी है, ऐसे मान के चलेंगे। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं वो, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। दो शिप को वहां से देखा जा रहा है लाइट हाउस हाउस से। ठीक है, तो उन पे एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है वो कितना है, एक पे 30 डिग्री है और दूसरे पे 45।
If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. इस क्वेश्चन को देखो कई बार कैसे दिया जाता है। यहाँ पे एनसीईआरटी में अभी क्या दिया हुआ है कि ये लाइट हाउस है, दो शिप्स हैं, एक मैंने मान लिया यहाँ पे है ए पे और दूसरे वाली है बी पे। तो लाइट हाउस पे कोई वहां पे पर्सन खड़ा हुआ है और वो इन दोनों शिप को देख रहा है, ठीक है, सी में चलते हुए या रुके हुए, जो जो भी इनकी कंडीशन होगी उस टाइम पे। तो उसने देखा इन पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा होगा क्योंकि वो नीचे की साइड देख रहा है। नीचे देखने का मतलब डिप्रेशन और ऊपर देखने का मतलब एलिवेशन। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है ऑन दी सेम साइड, एक के पीछे है ये और सेम साइड है। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में ऐसे दे देगा एक लाइट हाउस है, ठीक है, और जो शिप्स हैं वो देख रहा है, वो वहां से एक पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 60, एक पे बन रहा है 30, कुछ भी दे देगा। और क्या कहेगा इन दी अपोजिट डायरेक्शन, तो एक को तुम्हें शिप को यहाँ पे मानना है इस साइड और दूसरी शिप को तुम्हें यहाँ पे मानना है। तो फिर डायग्राम को तुम्हारा कुछ फिगर ये इस तरीके से बनेगी, ठीक है। ये लाइट हाउस हो जाएगा, एक इधर है और एक इधर है। तब वो बोलेगा इन दी अपोजिट डायरेक्शन। अब क्या बोल रहा है वो? इन दी सेम डायरेक्शन। सही हो गया? तो वो लास्ट में क्या पूछ रहा है? हमें ये डिस्टेंस बताना है, दोनों शिप एक दूसरे से कितनी अपार्ट है, कितना दूर है। तो इसको मैंने मान लिया x, तो फाइनली मुझे x ही निकालना है कितना है। अब यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है? 30 और 45 डिग्री। ये बताना ये कितना हो जाएगा। लेंगे इसको डिप्रेशन में तो एंगल ऑफ 45। डिप्रेशन। हाँ, नो सर। नहीं नो होगा। सर। क्यों? क्योंकि हाँ अभी सर। हमें पता है लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में बनता है, तो यहाँ से तुम ये ऐसे बनाओगे। ये क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे कौन सा एंगल कितना है, तो एक तो यहाँ पे बनेगा इस तरीके से लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में, दूसरा हॉरिजॉन्टल और ये दूसरी जो लाइन ऑफ साइट है, तो दो एंगल बन रहे होंगे, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से। ये एंगल तुम्हें साफ साफ दिख रहा है ज्यादा है तो ये 45 होगा, ये कम दिख रहा है तो ये 30 होगा। तो ये हो गया जी 30 और ये कितना हो गया? एंगल 45। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से पूछो। पूछना है कुछ? नहीं? नो सर। तो आगे देखते हैं। लिखते हैं लेट पी क्यू बी अ लाइट हाउस ऑफ हाइट 75 ही दिया हुआ है ना, ऑफ हाइट 75 मीटर एंड ऐसे लिखो फुल स्टॉप के बाद ए एंड बी आर पोजिशंस ऑफ टू ships in the same direction from lighthouse. They are x meter apart from each other. मीटर क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पे जो डेटा मुझे दिया हुआ है टावर, वो मीटर में दिया हुआ है, तो फिर सारी यूनिट्स जो भी यहाँ पे आएंगी डिस्टेंस, वो मीटर में ही आएगा। और क्या कर सकते हैं? देखो ट्राइंगल तो इधर ये दिख रहा है हमें, तो मैं चाहता हूँ एंगल ना ये यहाँ पे आ जाए। तो जरा ध्यान देना, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगी इस तरीके से, ये हॉरिजॉन्टल है, ये नीचे ये वाली लाइन है क्यू बी। फिर ये बन रहा है यहाँ पे इस तरीके से, कितना है ये? 45 डिग्री। तो ये बताओ ये कितना होगा फिर? सर 45 डिग्री। 45 होगा ये भी। तो ये कितना आ जाएगा? 45 डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी तरीके से ये कितना है? 30। तो ये कितना हो जाएगा? 30। रीजन क्या होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो दोनों एंगल हमारे पास आ गए नीचे, क्योंकि हमें क्या चाहिए? जो भी एंगल्स होते हैं हमें ट्राइंगल के अंदर चाहिए, ठीक है, ट्राइंगल में चाहिए होते हैं।
तो इसको लिखना पड़ेगा किस वजह से ये हुए, तो मैं लिख रहा हूँ एंगल, इसका नाम लिख देते हैं कुछ, इसको ले लेते हैं एम। तो एम पी ए इक्वल होगा इसके पी ए क्यू के, एंगल पी ए क्यू कितना होगा, 45 डिग्री। रीजन क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसी तरीके से एम पी बी इक्वल होगा इसके, इसको क्या लिख सकते हैं, पी बी क्यू, एंगल पी बी क्यू, ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। रीजन क्या होगा जिसका, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सेम रीजन हो गया दोनों का। अब कोई भी एक ट्राइंगल पकड़ लेते हैं, ये वाला ले ले पहले, 45 डिग्री। ए क्यू की वैल्यू बताना कितनी आएगी बिना फाइंड करे, ऐसे निकाले हुए। ए क्यू बता सकते हो कितना होगा, 75। 45 डिग्री जिसमें होता है उसमें परपेंडिकुलर बेस सेम आ जाता है, लेकिन हमें दिखाना पड़ेगा डिटेल में। तो यहाँ पे लिख रहे हैं इन राइट ट्राइंगल पी क्यू ए। अगर ये एमसीक्यू आए तुम्हारे पास और पूछे कि भाई इसमें ये बेस कितना होगा, तो सिंपल वहां पे लिख देना 75। टेन थीटा हो जाएगा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 45 डिग्री है, परपेंडिकुलर है 75, बेस क्या है ए क्यू, बेस क्या हो जाएगा ए क्यू, जो कि हमें फाइंड करना है। तो टेन 45 की वैल्यू होती है 175 अपॉन ए क्यू, ए क्यू जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, तो ए क्यू इज इक्वल टू 75 मीटर। तो मेरे पास ये ए क्यू आ गया। अब ये ट्राइंगल पकड़ता है जिसमें 30 डिग्री है, तो इन राइट ट्राइंगल पी क्यू बी, इन राइट ट्राइंगल पी क्यू बी, पी क्यू बी, इस वाले ट्राइंगल में टेन 30 डिग्री लग जाएगा। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, पी क्यू, और बेस क्या हो जाएगा, क्यू बी। बेस ये पूरा आएगा, देखो 30 वाला जहाँ पे एंगल है उसके लिए ये ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। आशु ध्यान दो, यहाँ पे ये ट्राइंगल नहीं लेंगे हम, क्योंकि हमें पता है जो ट्रिग्नोमेट्री लगती है वो किस में लगती है, किसी राइट एंगल ट्राइंगल में, क्योंकि वो रेशियो होता है किसका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज कहाँ आता है, जहाँ पे पाइथागोरस लग सके, और पाइथागोरस कहाँ लगती है, जहाँ पे 90 डिग्री हो। तो हमेशा ट्राइंगल ऐसे ही लेने हैं जहाँ पे 90 डिग्री बन रहा हो, यानी राइट ट्राइंगल। तो ये जो 30 आ रहा है, हमें ये नहीं समझना है कि इस ट्राइंगल में है ये इस ट्राइंगल का पार्ट है, हम मानेंगे ये पूरा ट्राइंगल ले रहे हैं। तो इस एंगल के सामने जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया पी क्यू, और फिर बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा पूरा क्यू बी, क्या होगा, क्यू बी। टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, और पी क्यू तो हमें दिया हुआ है इन्होंने 75। अब क्यू बी क्या है, तो देखो क्यू बी अगर मैं पूरा देखूं तो ये दिस प्लस दिस है, यानी कि ए क्यू प्लस ए बी के इक्वल होगा। क्यू बी के प्लेस पे मैं लिख सकता हूं ए क्यू प्लस ए बी, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो यहाँ पे आ जाएगा ए क्यू प्लस ए बी इज इक्वल टू 75√3। ए क्यू की वैल्यू पता है क्या, हाँ, यस सर। 75। ये रहा 75 मीटर निकाला हुआ है हमने। तो क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू उठा के रख देंगे इसकी। आगे ए बी कितना है, ए बी को तो हमने एक्स माना है, और यही हमें निकालना है, तो इसके बाद में इधर लिख रहा हूँ, देखो। तो ए क्यू के प्लेस पे कितना आ गया, 75। ए बी के प्लेस पे x इज इक्वल टू 75√3। यहाँ पे क्या लिख दोगे, यूजिंग इक्वेशन 1, कि भाई इस स्टेप पे हमने इक्वेशन 1 का यूज करा है। इक्वेशन 1 क्या है, ए क्यू इज इक्वल टू 75। x की वैल्यू निकालनी है तो x को अकेला लेना पड़ेगा, 75 को उधर शिफ्ट कर दो, तो 75√3 माइनस 75। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितनी है, दो, दोनों में 75 है, तो 75 को कॉमन ले लो, कितना हुआ, √3 माइनस 1। तो ये डिस्टेंस है उन दोनों शिप के बीच में। आंसर एनसीईआरटी में लास्ट में यही होगा, तुम चाहो तो क्या लिख देना इस तरीके से, x इज इक्वल टू 75 कितना होता है, 1.732, या फिर तुम ये भी ले सकते हो 1.73 √3 की वैल्यू।
तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.73 से, इससे हो जाएगा 0.73 से। फिर जो भी आंसर आएगा लिख देना इतना मीटर। x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा देखो, 54.7। 54.75 ये आएगा। एंड में लिख दोगे, ये पॉइंट है इधर, ठीक है, 654.75। लास्ट में क्या लिख दोगे, देयरफॉर या हेंस डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज 54.75 मीटर। तो यहाँ पे अंडर रूट की वैल्यू हमने अपने हिसाब से ले ली है, ठीक है। √3 की वैल्यू, √3 की वैल्यू होती क्या है वैसे, एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है √3 की, बताएगा कोई? 1.732 या 1.73 या फिर इससे अलावा कुछ और है? इनमें से कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। देखो √3 की एग्जैक्ट वैल्यू तो कभी तुम बता ही नहीं सकते, क्योंकि एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो वो तो वैल्यू कभी खत्म ही नहीं होगी। पॉइंट के बाद कितनी टर्म लिखोगे तुम ये बताओ, वो तो चलता ही रहेगा ना। 1.732 उससे आगे 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 चलता ही रहेगा। 10 लिखोगे, डेसिमल के बाद 15 लिखोगे, तो ऐसे तो बहुत कुछ भी नहीं आएगा कभी। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, कई बार 1.732 ले लेते हैं, या फिर 1.73 ले लेते हैं, या फिर 1.7 भी ले लेते हैं, ठीक है। अगर तुम्हें खुद से लिखना है तो तुम 1.73 लो या फिर 1.732 लो। कई बार बोर्ड में ये दिया जाता है कि ये उन्हें पता है कि एंड में √3 आएगा, तो वैल्यू दे देते हैं, यूज √3 इज इक्वल्स टू दिस, 1.7 दे दिया सपोज करो, ठीक है। तो वहां पे तुम्हें वैल्यू वही लिखनी पड़ेगी। एनसीईआरटी में देखोगे लास्ट में आंसर तो उन्होंने यहीं पे छोड़ा हुआ है, वो √3 की वैल्यू रखवा ही नहीं रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 14। A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 मीटर from the ground। देखो समझो, इसको एक गर्ल है जिसकी हाइट है 1.2 मीटर, ठीक है। तो वे मैंने मान लिया कि भाई ये ए बी एक गर्ल हो गई। अब जो ये लड़की है, ठीक है, ये एक बैलून को ऑब्जर्व कर रही है, देख रही है। उसे एक बैलून दिखाई दिया, स्पॉट किया उसने बैलून, जो कि सपोज करो यहाँ पे कहीं था, इस जगह पे, ठीक है। तो बैलून की मैंने मान लिया पी पे, यहाँ पे इस टाइम पे बैलून है, और जो इसकी हाइट है, ठीक है, जो इस बैलून की हाइट है ग्राउंड से, वो कितना है 88.2 मीटर, 88.2 मीटर। तो देखो ग्राउंड से कह रहे हैं, यानी ये होगा। उससे बाद में क्या कह रहे हैं वो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आई ऑफ अ गर्ल एट एनी इंस्टेंस इज 60 डिग्री, ठीक है। जब वो उसको देख रही है तो उस टाइम पे उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है गर्ल का उस बैलून पे, वो कितना है 60 डिग्री। हमें पता है ये होगा एंगल ऑफ एलिवेशन लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में। तो ये कितना हो गया, एंगल 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे 60 डिग्री है। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद, एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। अब एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ कम हो गया, 30 डिग्री हो गया। क्यों? क्योंकि जो बैलून है वो मूव कर रहा है। फर्स्ट लाइन में लिखा है मूविंग बैलून, ठीक है। देखो, अ बैलून मूविंग विद द विंड इन दी हॉरिजॉन्टल लाइन। और एक बात और उन्होंने यहाँ पे बोली, हॉरिजॉन्टल लाइन। जो बैलून है उसको ये मत समझना कि ऐसे था इस जगह पे और ऐसे उड़ के ऊपर चला गया, नहीं।
वो बैलून ऐसे मूव कर रहा है ओरिजेंटल लाइन में, यानी कि उसका जो डिस्टेंस है ग्राउंड से वो कांस्टेंट बना हुआ है, कितना 88.2 मीटर। तो अगर वो पी पे था तो कुछ टाइम बाद वो क्यू पे चला गया, बस इतना फर्क हुआ। यानी कि अभी भी जो उसका डिस्टेंस है, ठीक है, हाइट है ग्राउंड से, वो सेम होगी, कितना 88.2। ये कहना चाह रहे हैं वो क्वेश्चन में। तो अब उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो चेंज हो गई, कितना हो गया 30। इसको हटा देता हूं, बाद में लिख दूंगा कहीं पे। तो पहले 60 था, अब गर्ल वो जो लड़की है यहाँ से बैलून को वहां पे देख रही होगी, तो लाइन ऑफ साइट उसकी कुछ ऐसे बनेगी। तो ये एंगल कितना हो जाएगा जी, 630 डिग्री। और ये पहले एंगल कितना था, जानबूझ के मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये 60 डिग्री, ठीक है, पूरा 60, ये 30। यहाँ पे लिख देता हूँ ये दोबारा से 88.2 मीटर। सही हो गया। तो ए बी पी, इसको मान लेता हूँ आर, इसको मान लिया मैंने एस टी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेट ए बी अ गर्ल। ए बी क्या है, गर्ल है, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ लेट इनिशियली द पोजीशन ऑफ बैलून इज पी। शुरुआत में जो पोजीशन बैलून की थी, ठीक है, जो इनिशियली पोजीशन है बैलून की वो क्या है, पी है, वो पी पे था। आफ्टर सम टाइम पोजीशन ऑफ बैलून इज क्यू, इज क्यू। कुछ टाइम बाद जो उसकी पोजीशन है वो क्या है, क्यू पे पहुंच गया वो। हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा है, ठीक है। तो हम लिख रहे हैं पी क्यू इज अ PQ is the distance traveled by balloon। तो बलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है वो क्या है, PQ, और यही PQ में फाइंड करना है। अब ये बताओ जितना PQ है उतना ही ये TR होगा, या मैं यहाँ पे बोल दूं, इसको मैं ले लेता हूँ, उतना ही क्या होगा, ये MS होगा या TR होगा या फिर PQ, ठीक है। तो तीनों यहाँ पे क्या है, ये इक्वल है।